हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग हिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का ईट, मनके और अस्तिया के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक जानने वाले हैं। वीडियो के एक बार आप सब लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और अच्छे लगेगा तो आप लोग कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास। इतिहास को दो भाग में बांटा जाता है, पहला इति, दूसरा हास। इति का मतलब हमारा है, देखिए इति का मतलब होता है बीती हुई बातें, बीती हुई बातें। या हास का अर्थ होता है, देखिएगा इति का जो मतलब होता है हमारा, इति का जो मतलब होता है बीती हुई बातें, और हास का मतलब होता है अर्थ घटी हुई घटना, घटी हुई घटना। अब लोग बोल सकते हैं कि इतिहास किससे कहते हैं, तो बोलिएगा बीती हुई बातों या बीती हुई घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। कहेंगे आप लोग पता है कि इति का मतलब होता है बीती हुई बातें और हास का मतलब होता है घटी हुई घटना। अब लोग एक लाइन बोल सकते हैं क्या इतिहास का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा कि बीती हुई बातों या बीती हुई घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। यह ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया, देखिए हिस्टोरिया से लिया गया। यह जो ग्रीक भाषा किससे लिया गया, हिस्टोरिया से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री किस भाषा से लिया गया है, बोलिएगा हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन करना। जिसका अर्थ क्या होता है, घटनाओं का वर्णन करना। आपसे पूछेगा हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, बोलिए घटनाओं का वर्णन करना, घटनाओं का वर्णन करना। आपसे पूछेगा कि बताइए तो इतिहास कहते किसको, तो बोलिएगा अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। मतलब बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, इतिहास कहलाता है। दूसरा देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, बोलिएगा हेरोडोटस। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक चीज है। ईस्वी आपके हर जगह मिलेगा, जैसे 2025 ईस्वी, मान बोले 25 बीसी। आपको पता चलना है कि बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब हमारा क्या होता है। देखिए एडी का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, एडी होता है एनो डोमनी। बोला जाए कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम लोग ईस्वी बोलते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए कि ईसा मसीह का जन्म ये हमारा जीरो काल में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हमारा जीरो काल में हुआ था। तो बोला है जी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह यहाँ जन्म लिए, जन्म के बाद के काल को हम लोग एडी बोलते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में हम लोग एडी बोलते हैं। बोलता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम लोग कौन बोलते हैं, ईस्वी। देखिए ईस्वी बोलते हैं, हम लोग ईस्वी बोलते हैं। ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, पूर्व मतलब पहले। देखिए यहाँ ईसा मसीह जन्म लिए, देखिए यहाँ हमारा ईसा मसीह जन्म लिए जीरो काल में। इसके पहले, जितना इसके पहले जो काल आया है ये हमारा पहले हो गया। इसको लोग बोलते हैं बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट। यही बोला गया है कि ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, पूर्व मतलब पहले के काल को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। चलिए एक है हमारा शताब्दी, एक हमारा क्या है, शताब्दी। तो 100 वर्षों के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100 वर्षों के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के कौन कौन सा भाग है, सबके बारे में डिटेल से हम लोग क्या जानेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास का मतलब इतिहास प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग जानेंगे क्या है इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तरह इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है प्राचीन इतिहास, पहला हम लोग क्या जानेंगे, प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हम लोग जानेंगे आधुनिक इतिहास। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भाग में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। बोला गया कि इतिहास का स्रोत क्या होता है। हमसे पूछा गया कि इतिहास का स्रोत क्या होता है, तो आपको बोलना है इतिहास के बारे में जानकारी हमें जिन माध्यमों से मिलती है उन्हें इतिहास के स्रोत कहते हैं। बोला जाता है इतिहास का स्रोत किसे कहते हैं, बोले इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में जिन माध्यमों से हमें ज्ञान मिलता है। जैसे मान लिया हम आपको पढ़ा के ज्ञान दे रहे हैं, अकबर ने इतना समय में यहाँ आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ के भारत के मतलब पाटलिपुत्रा के रानी वैशाली कब बनाया था। मतलब वही बोला गया है, देखिए कर है कि इतिहास के बारे में जानकारी हमें जिन माध्यमों से मिलती है, कभी आपको यूट्यूब के सहारे मिल गया, इंस्टाग्राम के सहारे मिल गया, फेसबुक के सहारे, मतलब जिन माध्यमों से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम लोग इतिहास के स्रोत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। करें इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला साहित्यिक स्रोत, पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत। करें जिनसे हमें लिखित जानकारी मिलती है, जिससे हमें लिखित जानकारी मिलते हैं उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे वेद, रामायण भी आप लोग देखे होंगे, किसका ग्रंथ आती है, महाभारत, हमें पता चलता है। इससे पूछा जाए कि साहित्यिक स्रोत क्या है, तो बोलिएगा कि जिनसे हमें लिखित जानकारी मिलती है। देखिएगा महाभारत का बड़ा बड़ा ग्रंथ होती है, वेद होती है, रामायण होता है, इस सबसे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलती है, उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। दूसरा पुरातात्विक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, कल की क्लास मतलब हम पढ़ाएंगे पुरातात्विक बिंद क्या होती है, आज हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो अगर जो खुदाई से प्राप्त होता है, जो खुदाई से प्राप्त होता है, जैसे सिक्का, अभिलेख, मूर्तियां और मंदिर, इससे जिससे हम लोग खुदाई करने से कुछ मान लेके यहाँ खुदाई की है, एक मंदिर का पता चले कि यहाँ पे शिव भगवान का मूर्ति है, इससे यहाँ खुदाई किए तब पता चला। मान लिया यहाँ पे सोना का सिक्के मिल गया खुदाई करने के बाद, ऐसे तो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको हम खुदाई करते हैं तब पता चलता है कि नहीं यहाँ सोना का सिक्का, इसका मतलब यहाँ पे मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने यहाँ पे सोना का सिक्का गाड़ के रखा था। वही बोला जाता है कि जो खुदाई से हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। हमें आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इतिहास काल का विभाजन, इतिहास काल का विभाजन। पहला देखिएगा प्रोगैतिहासिक काल, प्रोगैतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब सबके मन में चला होगा, हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि प्रोगैतिहासिक काल क्या होती है, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होती है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। थोड़ा सा दोनों के तीनों के बारे में बताते हैं। प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वैसा काल जिसमें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, ना तो लिखा हुआ ना तो पढ़ा हुआ। ठीक है, हम उसको ना तो पढ़ सकते ना तो लिख सकते, उसे बोलते हैं प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल जिसे हम लोग लिख तो सकते हैं उसको, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल जिसमें हम लोग अभी वर्तमान में जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, यह हमारे को ऐतिहासिक काल है, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक मतलब हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है लिख भी दिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी सकते हैं। आप भी वहाँ कैमरा के पीछे जाके पढ़ सकते हैं, मतलब जब इसको देखिएगा तो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रोगैतिहासिक काल को बांटा गया है पाषाण काल में। पाषाण काल भी 3 प्रकार के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
ऐसे हम सबके बारे में एक तक करके डिटेल्स हम समझेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल, पहले जानेंगे पाषाण काल क्या होता है, फिर जानेंगे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। मतलब एक कर हम डिटेल में सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पूरा पाषाण काल को बांटा गया तीन भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इतने बारे में हम लोग क्या करें, सभी के बारे में एक करके डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम लोग हेडिंग डालिएगा प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल, फिर अगले बार जानेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। सबके बारे में एक करके डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हेडिंग डालिएगा प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल। चलिए तो हम लोग जान रहे थे क्या इतिहास के बारे में, क्या जाना था इतिहास के बारे में कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा काल होते हैं। हम लोग जाने थे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था, इतिहास के काल को तीन भागों में बांटा गया था। पहला प्रोगैतिक ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। हम लोग एक करके सबके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि किसे कहा कितने का कितना काल में कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कितना से कितना काल तक चला था। दूसरा जानेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल कब से लेके कब तक चला था, और तीसरा हम लोग जानेंगे क्या ऐतिहासिक काल कब से लेके कब तक चला था। सबके बारे में जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल जो कि आरंभ से मतलब जब से शुरू हुआ है, आरंभ से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक चला है। कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल। आपसे पूछा जाएगा प्रागैतिहासिक काल कितना से कितना काल तक चला, तो बोलिएगा जब आरंभ से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक चला है। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल जो कि 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चला है। तीसरा हम लोग जाने क्या ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान में हम लोग जो जी रहे हैं वहां तक चला है, जिसका हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब सबके मन में चला होगा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। सबके बारे में एक करके डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिसमें वैसा काल होता है जिसमें कोई भी किसी चीज का कोई पता अता नहीं था, उसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसे हम लोग को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। आपसे पूछाएगा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आप लोग बोलिएगा कि वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उसे हम लोग को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसका शासन मतलब काल कब से कब तक चला है, बोलिएगा आरंभ से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक चला है। कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल चला है। दूसरा हमारा क्या है, अर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा हम लोग जाने हैं क्या अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। मान लीजिए हम इस चीज को लिखे हैं, यह चीज हमको पता है क्या चीज लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब देखिएगा वैसा चीज होगा जो लिखा हुआ तो सब चीज आपको नजर आ रहा है कि हाँ चीज ये चीज लिखा हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे वैसे बोला था वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल कितना से कितना तक चला, तो बोलिएगा 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चला है। कौन सा काल, अर्ध ऐतिहासिक काल चला है। चलिए तीसरा हम लोग जानेंगे क्या है, तीसरा जानेंगे ऐतिहासिक काल। वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे देखिए हमने लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक काल। इसको पढ़ भी सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार का बोला जाता है ऐतिहासिक काल कि वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है, देखिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और उसे पढ़ा भी जाता है, उसे कौन सा काल बोलते हैं हम लोग, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब हम लोग जाने क्या, पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल। फिर पाषाण काल के बारे में जाने, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था। पहले जानेंगे पाषाण काल क्या होता है।
जिस काल में मानव औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से पत्थरों पर निर्भर था। इसलिए देखिए, जब हम लोग आज जैसे जो माचिस चली है, उससे पहले माचिस नहीं था, हम लोग पत्थर से जब लगाते तो उसमें एक चिंगारी आती है। देखिएगा आप भी किसी एक नोल को मतलब एक कांटी को ठोकते रहिए तो उसमें एक चिंगारी आती है। तो उसी बोला गया है पाषाण काल कि जिस काल में मतलब जिस समय मानव औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? पत्थर पर। आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल में मानव ने किस पर निर्भर था, तो बोलिएगा पत्थर पर निर्भर था। तो इसीलिए बोला गया है कि जिस काल में मानव औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से पत्थरों पर निर्भर था, उसे हम लोग कौन सा काल बोलते हैं? हम लोग पाषाण काल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। यह काल मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस समय ही मानव ने हमारी कल्चर को धीरे धीरे अपनाने की शुरुआत किया गया था। इस युग में मनुष्य पत्थरों से औजार बनाना, हथियार बनाना और बर्तन बनाना सीख रहा था। पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों से औजार बनाना, हथियार बनाना और बर्तन बनाना सीख रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि जो औजार बनाना और पत्थर बनाना किस चीज का बना होता है? याद रखिए, क्वार्टज लाइन का बना होता है। किसका? क्वार्टज लाइन का बना होता है। इसको इसीलिए बोलता है पाषाण काल को क्वार्टर जाइट बोला जाता है। क्वार्टर जाइट बोला जाता है। इसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल को किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिए, क्वार्टर जाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए क्वार्टर जाइट मैन के नाम से या प्रागैतिक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पाषाण काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 ईस्वी में किया था। सबसे पहले भारत में ही रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पाषाण काल की शुरुआत की थी 1863 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता था? बोलिएगा रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 ईस्वी में पाषाण काल की शुरुआत की थी, मतलब नए नए चीज का खोज करने किया था। चलिए, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए हम देखेंगे क्या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला और नव पाषाण काल कब से कब तक चला। तब से पूछा जाएगा पाषाण काल का मतलब काल कितना से कितना तक चला, तो बोलिएगा अज्ञात, मतलब हमको पता नहीं है, से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक चला, मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, जो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक चला। पहला पूछेगा कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, तो बोलिएगा अज्ञात से लेकर, हमको पता नहीं है, अज्ञात से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक चला और नव पाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक चला। अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बारे में एक एक डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पूरा पाषाण काल क्या होता है, तो पहले जानिएगा पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग बनाने का आविष्कार किया था। पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग बनाने का आविष्कार किया था। आपसे पूछेगा आग बनाने का आविष्कार कब किया गया था, तो बोलेगा कि पूरा पाषाण काल में। कब किया गया था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग बनाने का आविष्कार किया था। दूसरा है पशुओं का शिकार करने के लिए कुछ पत्थरों के औजार बनाए थे। पूरा पाषाण काल में मानव ने कुछ पशुओं को हथियार मतलब मारने के लिए, या उसको मतलब बोल सकते हैं औजार, मतलब शिकार करने के लिए कुछ पत्थरों को औजार बनाया था। मतलब उसको काटने के लिए बहुत सा, मतलब किसी चीज को बड़े, मान लो कि शेरों को मारना हो तो उसके लिए छोटा मोटा औजार बनाता था। पहले तो हाथ से काट के उसको खाया जाता था,
लेकिन पूरा पाषाण काल में क्या था, पशुओं को शिकार करने के लिए कुछ औजार बनाने की कला सीख गई थी। तीसरा हम लोग जानेंगे कि इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। आपसे पूछेगा किस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, तो बोलिएगा पूरा पाषाण काल में। इसलिए इस लाइन को लिखा गया है कि इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, मनुष्य शिकारी हुआ करता था। इसमें 3 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को शिकार करने के लिए कुछ पत्थर का औजार बनाया। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने शिकारी हुआ करता था। चौथा चीज देखिए, इन औजारों के साक्ष्य बेलन नदी, जो औजार हमको मिला है उस नदी मतलब कहाँ मिला है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि इन औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बोलिएगा बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। लास्ट देखिए, गुफा चित्रकारी। गुफा देखिएगा, आज भी जाइएगा राजगीर में कहीं कहते बहुत अच्छा से गुफा बनाया गया है, तो उसी बोला गया है कि गुफा चित्रकारी भीम बेटकन भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ती है के स्थान से मिले। आपसे पूछा जाएगा कि गुफा चित्रकारी कहाँ से मिले हैं, तो बोलिएगा भीम बेटकन भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल जो पड़ता है मध्य प्रदेश में के स्थान से मिले हैं। इतना हम लोग क्या है पूरा पाषाण काल में हम लोग जाने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य आग बनाने के लिए सीखे। मनुष्य उस समय किसको मतलब औजार जो बनाया था किसके लिए बनाया था, पशुओं को मारने के लिए बनाता था। और इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। और यह किस नदी से मतलब औजार बनाने के साक्ष्य मिले हैं, इतना आप लोग अच्छे से क्या करिएगा याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल। अब हम जाने किसके बारे में, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का शासन जो काल कब से कब तक चला, बोलिएगा 8000 ईस्वी 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक चला। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ और इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। याद रखिएगा, जो छोटा छोटा जो औजार हम लोग बनाए इसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ। किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। इसी काल में मनुष्य ने पशु पालने की शुरुआत की थी। इसी काल में मनुष्य ने पशु पालने के लिए शुरुआत किया गया था। सबसे पहले कुत्ता पाला गया था, शुरुआत की। और पशु पालन के साक्ष्य आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान बगौर से मिले हैं। पूछा जाएगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान बगौर से मिले हैं। लास्ट देखिएगा, मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य। मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य याद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन कंपटीशन में बहुत ज्यादा से यहाँ पूछी जाती है। मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य रायनगर प्रतापगढ़ जो कि यूपी में पड़ता है। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी से मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मानव अस्थियों का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सराय नाहर प्रतापगढ़ यूपी से मिले हैं। एक हमारा बच गया नव पाषाण काल। तो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब नव पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे। नव पाषाण काल का शासन कब से कब तक चला, तो बोलिएगा 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। किसका काल चला था, तो नव पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे तीसरा, नव पाषाण काल क्या होता है। नव पाषाण काल का काल कितना से कितना तक चला, तो बोलिएगा 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। देखिए हम लोग जानेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण इसी काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत किया गया था। आपसे पूछा जाएगा नव पाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई, तो बोलिएगा कृषि की शुरुआत होती है। बोलिएगा कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था, तो पूछा जाएगा बोलिएगा नव पाषाण काल में हुआ था। कौन सा काल में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। दूसरा हम लोग जानेंगे मनुष्य ने सबसे पहले खेती किसका किया था, तो जौ का, गेहूं का और कपास का। आपसे पूछा ही जाता है कि किस काल में जौ की खेती किया गया था, तो बोलिएगा नव पाषाण काल में।
गेहूं की खेती किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल में। और कपास की खेती किस काल में किया गया था? तो बोलिएगा नवपाषाण काल में किया गया था। इसी काल में घरों का साक्ष्य मिला था, मतलब अस्थायी रूप से घर पर निवास करने वाले इसी काल में नवपाषाण काल में मिला करते थे। इसी काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की थी। याद रखिए, मनुष्य ने तांबे की खोज किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल में किया गया था। यहाँ से 200 क्वेश्चन पूछे थे। पहला, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। गेहूं का, जौ का और कपास की खेती किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और तांबे की खोज किस काल में किया गया था? तो बोलिएगा नवपाषाण काल में किया गया था। चावल की खेती, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्ही हवा में। कोल्ही हवा में प्रयागराज में मिले थे। ये सबसे पहले खेती का साक्ष्य मतलब चावल कहाँ कहाँ किया गया था? तो बोलिएगा कोल्ही हवा में और प्रयागराज में मिले थे। मानव कंकालों के साथ कुत्ते की अस्थियां इसी काल में मिले थे। जो मानव कंकाल होते हैं उसके साथ साथ कुत्ते के जो अस्थियां होती है इसी काल में, नवपाषाण काल में मिलते थे। पाए जाने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, हथौड़ा नवपाषाण काल में मिले थे। कौन कौन सा मिले थे? तो बोलिएगा कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, हथौड़ा नवपाषाण काल में मिले थे। यह पाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी क्षण हुआ था। मतलब इसी काल से हमारा मानव का जीवन सही रूप से चलने लगा था। इसी काल में मानव अस्थायी रूप से रहने लगा था, नए नए चीज का खोज करने लगा था। मानव ने अस्थायी रूप से बस्तियां में रहना शुरू कर दी। मानव ने अस्थायी रूप से बस्तियां में रहना शुरू कर दिया था। मानव ने पहिए और मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत इसी काल में किया गया था। मानव के द्वारा पहिया, जो हम लोग देखते हैं ना बैलगाड़ी, पहिया और मिट्टी का जो बर्तन, जैसे माने ठंडक आया तो उसमें घैला में पानी जो डाला जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत इसी काल में किया गया था। कौन सा काल में? नवपाषाण काल में किया गया था। चलिए, आप सभी को पूरा बेसिक इतिहास यदि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे थोड़ा सा और आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं।